उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बांटने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी अदाकारा रामेश्वरी। अभिनेत्री रामेश्वरी से बातचीत की है अशोक हमराही ने। तो चलिए सुनते हैं ये बातचीत। शांत और सौम्य व्यक्तित्व वाली एक ऐसी अभिनेत्री जिनका जिक्र होते ही कई फिल्में यकबयक जहन में आ जाती हैं। दुल्हन वही जो पिया मन भाए फिल्म हो या सुनैना। दुल्हन वही जो पिया मन भाए ये एक ऐसी फिल्म मानी गई जो फिल्म इंडस्ट्री की एक बेमिसाल फिल्म रही। लेक टंडन ने इसका निर्देशन किया, राशि प्रोडक्शन की फिल्म, और उसमें दुल्हन के किरदार में एक ऐसी अदाकारा आई, एक ऐसी अभिनेत्री सबसे पहले हिंदी पर्दे पर दिखाई दी जिनको लोगों ने हाथों हाथ लिया। सबकी चहेती बन गई वो रातों रात। आज अपनी यादों के उजालों के साथ विविध भारती के स्टूडियो में हमारे साथ हैं और वो अभिनेत्री हैं, कहने की जरूरत नहीं है, आपने तो समझ ही लिया होगा। जी हाँ, रामेश्वरी जी। रामेश्वरी जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अरे कितने सादर सम्मान के साथ आपने मुझे यहाँ बुलाया है, मैं आपके आभारी हूँ। बताइए क्या कहूँ आपसे। रामेश्वरी जी, आपकी यादों में तो इतना उजाला है, इतनी ज़्यादा फिल्में तो की आपने, फिल्मों के अलावा आपने थिएटर, रंगमंच और हिंदी के अलावा जो दूसरी भाषाएं, खासतौर से जो आपकी अपनी मदर टंग रही तेलुगु, उसमें भी आपने काफ़ी काम किया। और कहते हैं कि बहुत लंबी भले ही फहरिस्त न रही हो, लेकिन आपने जितनी भी फिल्में की, हर फिल्म में अपना किरदार भले ही छोटा हो या बड़ा हो, जैसा भी हो, हर किरदार में एक रंग भरा है आपने। लेकिन जहाँ तक हमने सुना है, जाना है कि आपका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, परिवार में कोई नहीं था जो फिल्मों से जुड़ा रहा हो। और हमने ये भी सुना है आपसे बातों बातों में कि आपको कोई शौक भी नहीं था बचपन में फिल्मों में आने का, लेकिन फिर आप आई फिल्मों में और फिल्मों में एक बहुत ही चहेती कलाकार बन गई। ये कैसे हुआ? मैं ये तो नहीं कह सकते कि मुझे फिल्में पसंद नहीं थे, फिल्में बहुत पसंद थे, लेकिन हमारे घर का कुछ ऐसा माहौल था कि मेरे फादर सिर्फ मजाक भरी फिल्में देखने के लिए अलाउ करते थे हमें। वो कहते थे कोई जरूरत नहीं है पैसे दे के वहां रुके आने की। मतलब रोने वाली फिल्में या कोई रोने वाली फिल्में हमारे घर में अलाउड ही नहीं थे। और बहुत ही लिबरल बैकग्राउंड में मैं पली बड़ी हूँ। अब मैं अपने माँ बाप के साथ पूरे खुले ढंग से जिस चीज के बारे में जैसे बात करना है वैसे बात करें, लेकिन सिंप्लिसिटी शायद हमारे घर के लिए बहुत ही, इट वाज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मेरे फादर गांधीयन थे, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज में काम करते थे, बॉम्बे उनका आना जाना तो बहुत चलता रहता था। लेकिन मैंने शायद कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं बॉम्बे में बसने वाली हूँ। फिल्मों में आएंगी। हाँ, अब मैं पहले काकीनाडा नाम की जगह पर थी, वहां पर भी मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने कोई कमाल के, ना कोई पढ़ाई में कोई कमाल थी मैं। हाँ, शोर मचाने में आप मुझे अभी डिस्क्राइब करते करते कह रहे थे कि सौम्य और शांत, शायद ये दोनों शब्द मेरे आसपास से नहीं गुजरते थे। ये उन दोनों की बात थी। उन दिनों अभी भी ऐसी ही हूँ मैं। आराम से नहीं बैठ सकती। मुझे मुझसे कुछ न कुछ करवाओ, कुछ न कुछ, चाहे कुछ नहीं है तो मैं स्टूपिड सा कोई खाना बना लूंगी। अरे मतलब कोई नई चीज, पुरानी चीजें प्लीज मत कहिएगा, नई चीज, कुछ ऐसी चीज ट्राई कर लूं जिससे मुझे कुछ नई चीज सीखने का मौका मिले। मतलब कुछ न कुछ करते रहना है मुझे। और यही शायद एटीट्यूड तब भी था। हाँ, एक बार मेरी सिस्टर उसी स्कूल में थी। अच्छा। और मुझसे 3 साल बड़ी, और वो कुछ ऐसी थी जैसे स्टेज पे एक प्राइज के लिए बुला गया उसको, फर्स्ट प्राइज इन साइंस। तो वो आई तो प्रिंसिपल उनको कहती हैं कि कृष्णा आप नीचे मत उतरो, यहीं पे खड़े रहो क्योंकि बाकी भी आप ही के हैं।
अच्छा, वो इस तरह की थी। अच्छा। साइंस एग्जीबिशन में उसको घर आके टीचर्स लेके जाते थे जी। और किसी भी चीज में मुझे बड़ा बुरा लगता था यार, मुझे भी कोई कुछ कह दिया कोई प्राइज। हाँ, ड्राइंग में एक आध बार मुझे मिल गया था बस। अच्छा। और अच्छी मेमोरी थी। बट शायद अब मुझे बाद में पता लगा कि मैं शायद काफी उम्र तक तो मैं डिसलेक्सिक थी। मेरी हैंड राइटिंग किसी को नहीं समझ आती थी। मेरी मैथमेटिक्स में तो मेरा जैसे तारे जमीन पर आपने फिल्म देखा है ना, उसी तरह वो नंबर्स घूमते थे, सारे नंबर साफ रहते थे। दिस वाज द प्रॉब्लम व्हिच वी नो नाउ। उस जमाने में तो नहीं पता था। अच्छा, उस वक्त फिर मुझे लगा कि मैं भी अपने आप के लिए एक नाम बनाऊं स्कूल में। तो मैंने एक प्ले पढ़ने में बहुत माहिर थी। मैं फटाफट पढ़ लेती थी चीजें। तो वो पढ़ के मैंने 5-6 लड़कियों को इकट्ठा किया, गर्ल्स स्कूल थी, और वहां पे मैंने सबको रिहर्सल वगैरह तैयार कर लिया। और जिसके भी डायलॉग नहीं आते थे वो सबकी डायलॉग मैं बोल लेती थी। लिखा भी आपने वो पूरा? नहीं, वो लिखा हुआ था। अच्छा, लिखा हुआ, पॉपुलर, एक मजाक भरी। अच्छा, वो लिया आपने? हाँ। अच्छा। और थोड़ी बूढ़ी औरतों की कुछ इस तरह की, सारे बूढ़े औरतों को मैं आराम से इमिटेट कर रही थी। तो फिर मेरी टीचर आई और उन्होंने देखा, कहते बेटा ये दिखाने के काबिल नहीं है। अच्छा। मतलब आप कोई तैयार नहीं हो। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम मेरे हिसाब से एक दिन बहुत बड़ी डायरेक्टर बनोगी। ये उन्होंने समझ लिया। हाँ, सुशीला नाम की इंग्लिश टीचर थी हमारी। मुझे बहुत प्यार करती थी, शायद उसी की वजह से उन्होंने कह दिया टैलेंट उन्होंने देखा था कि नहीं, मुझे नहीं पता, बढ़ा दिया। लेकिन आज तक मुझे वो याद आती है वो उस बात के बारे में कि उन्होंने कुछ देखा मेरे अंदर। मैंने उस चीज को अभी तक यूज नहीं किया। मैं चीजें बनाने में, क्या अंग्रेजी में एक शब्द है ना कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, प्रॉब्ली मैं वही। जी। आई कैन डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग, बट आई एम नॉट रियली, आई डोंट बॉदर टू मास्टर इट, आई डोंट होन इट। आई उसको जरा और बढ़ाओ, उसको तरीके से उसको ऊपर तक ले आओ, वहां तक की पेशेंस नहीं है मेरे अंदर। ये प्रॉब्लम। अच्छा जी। तो एक गाना सुने, फिर इसके बाद हम आपकी बात करें। सुने ना, सुने ना, सुने ना, सुने ना। आज इन नजारों को तुम देखो, आज इन नजारों को तुम देखो, और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं, मैं बस तुम्हें देखते हुए देखूं। आज इन नजारों को तुम देखो, आज इन नजारों को तुम देखो, और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं, मैं बस तुम्हें देखते हुए देखूं।
ऊंचे महल के झरोखे से तुम अंबर की शोभा निहारो जरा, रंगों से रंगों का ये मेल जो आंखों से मन में उतारो जरा। सुनैना सुनैना दूर आसमानों को तुम देखो, दूर आसमानों को तुम देखो, और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं, मैं बस तुम्हें देखते हुए देखूं। लो दिन ढला रात होने लगी, तारों की दुनिया में खो जाओ तुम, मैं जाग कर तुमको देखा करूं, सो जाओ तुम, थोड़ा सो जाओ तुम। सुनैना सुनैना मेरे सपनों को तुम देखो, आज मीठे सपनों को तुम देखो, और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं, मैं बस तुम्हें देखते हुए देखूं, और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं, मैं बस तुम्हें देखते हुए देखूं। रंग बहुत सारे भरे आपने, अलग अलग तरह के, लेकिन वो रंग अपने मतलब मंजिल तक पहुंचने में थोड़ा सा हाँ, उतना शायद एम्बिशियस नहीं हूँ, रहा होगा शायद एम्बिशन मेरे अंदर कम है। शायद मेरे सरकमस्टेंसेस कुछ ऐसे थे, मेरे माँ बाप भी कुछ इस तरह के लिबरल, सब कुछ हाथ में दे दिया था उन्होंने, हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी किसी भी चीज की। और उसी तरह से जब मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में जाने के बारे में मैं सोचने लगी थी, हाँ उस वक्त तो डर गए थे। मेरी सिस्टर को पता था, मुझे पता था कि हमने फिल्म इंस्टीट्यूट में अप्लाई किया हुआ है जी, और इंटरव्यू लेटर आ जाएगा ये हमें नहीं पता था। अब इंटरव्यू लेटर तो आ चुका है, आने के बाद आपको फिर बताना भी पड़ता है घर में, तो जाना है आपको, आप जाना है क्योंकि इंटरव्यू के लिए मद्रास जाना है। मद्रास कैसे जाए? उस वक्त मेरी सिस्टर की फॉरेंसिक मेडिसिन में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, वो 4th ईयर में आ गई थी मेडिकल में। तो उसने मेरे फादर से कहा कि देखो मेरे अच्छे इतने मार्क्स आ गए, मेरे को कोई प्रेजेंट नहीं, क्या प्रेजेंट चाहिए? तो उन्होंने कहा मद्रास घूम के आते। ठीक है हो। अच्छा अच्छा, झूठ बोला। हाँ। झूठ बोल के हम दोनों गए थे, हमारी जान पहचान कुछ लोग थे। और ये जो मैंने आपको शायद जिक्र नहीं किया है, उससे पहले हमने एक फिल्म की शूटिंग के दौरान हम कुछ लोगों से मिले थे। एक तेलुगु फिल्म की शूटिंग चल रही थी जिसको डायरेक्ट कर रहे थे तेलुगु में बहुत ही माहिर डायरेक्टर के.एस. प्रकाश राव जी। उन्होंने, आपने सुना होगा, हिंदी में भी प्रेम नगर नाम की फिल्म बनी थी जिसमें राजेश खन्ना वो तेलुगु में उस वक्त कमाल के डायरेक्टर माने जाते थे। बहुत ही बेनेवलेंट, गुड मैन, बहुत ही पढ़े लिखे, वो जमाने में बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, थोड़े इंटेलेक्चुअल टाइप के डायरेक्टर्स हुआ करते थे। तो उन्होंने, फिर उनसे मुलाकात हुई और उसमें उसके दौरान हमने शूटिंग भी देखी और हमने थोड़ा अपीयर भी किया था। कोडेनागो फिल्म में मैं और मेरी दीदी और एक आज स्टूडेंट्स और हैं शिव प्रसाद नाम के, हम सारे लोग वहाँ स्टूडेंट्स के तौर से, एक शोभन बाबू और लक्ष्मी शूटिंग देखने हम शूटिंग के में शामिल थे। लेकिन शूटिंग ने डेफिनेटली हमारा मन कुछ ललचाया। हमें लगा कि भाई कुछ ये फिल्म इंडस्ट्री तो बड़ी इंटरेस्टिंग है भाई, इसमें कुछ किया जाए। फिर उसी के दौरान एडवर्टाइजमेंट आ गई फिल्म इंस्टीट्यूट का। लेकिन बाकी कोर्सेज के लिए तो मतलब उसमें आपने एक छोटा सा जो काम किया उसके बाद एक माहौल सा बन गया और
और आपके हमें लगा कि यार ये अच्छा, इसके पहले तो एक हमारी टीचर थी यहाँ जिस कॉलेज में मैं पढ़ रही थी, नूरजहां टीचर थी, जो न्यूट्रिशन वगैरह में सिखाती थी। वो मुझसे बहुत खुश भी होती थी, लेकिन मुझसे नाराज भी होती थी। वो कहती थी कि तुम अपनी सिस्टर की तरह कितना कुछ करती है वो, तुम ऐसा क्यों नहीं करती, तुम भी कुछ करो। तो मैंने पहली बार वहाँ कोई अंग्रेजी गाना गा लिया था स्टेज के ऊपर। फिर उसके साथ ही ये हो गया। फिर उसके साथ मैंने फिल्म इंस्टीट्यूट का भी इंटरव्यू लेटर आ गया। अब हमें लगा कि भाई ये झूठ बोल के हम मद्रास आ गए। मद्रास में वहाँ जाने के बाद हमें एहसास हुआ, मुझे एहसास हुआ, मेरी सिस्टर को नहीं, मेरी सिस्टर के अंदर अलग किस्म की कॉन्फिडेंस थी, शायद मेरे अंदर नहीं थी। लेकिन सपोर्ट किया आपको? सपोर्ट तो कमाल थे, सपोर्ट तो आज तक है। हाँ, इसमें कोई शक ही नहीं है। फॉर मी शी इज द अल्टीमेट, यू नो। तो उसने कहा था कि पता नहीं क्या, हाँ, हमारी ऑडिशन हो चुकी थी। ऑडिशन, शारदा जो बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस है, वो हमारी वन ऑफ द जजेस थी। अच्छा। हम सब सेलेक्ट हो गए थे। फिर हमारी एक ऑडिशन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, इट्स लाइक द कैमरा टेस्ट। जी। उसमें था, मैंने बड़ा रोने धोने वाला कुछ बड़ा शुरू किया। उससे तो नहीं हो रहा था, एक तो डायलॉग भी याद करो फिर रो भी, तो ये नहीं हो रहा था ठीक। फिर मैंने क्या किया कि उनके जो दिए हुए स्पीचेस थे वो मैंने कुछ कर लिया था, जिसमें एक लड़की को फोन आता है मीना कुमारी जी से। अच्छा। फिर वो किस तरह से एक्साइटेड हो जाती है। अब बात ये थी कि एक्चुअली मैंने जो किया था वो नेचुरली किया, लेकिन उसमें मुझे भाषा भी जो नहीं आती थी, दैट एडेड टू द कॉमेडी। जो मुझे हिंदी नहीं आती थी, तो जो लिखा हुआ तो उसको क्या उलट पलट बोल रही थी, उसके वजह से दैट टर्न आउट टू बी अ फैबुलस कॉमिक पीस। तो फिर उसके वजह से मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में, मुझे एडमिशन मिल गया था। फिल्म इंस्टीट्यूट आई थी, मुझे नहीं पता था कि कैसा होगा। फिल्म इंस्टीट्यूट में फिर सीट मिल गया, इसका टेलीग्राम मुझे मिल गया। टेलीग्राम तो मिल गया। अब तो फादर को बताना हो गया था, किसी तरह आपने कर लिया। लेकिन अब तो जाना है, फादर को बताना है, पता नहीं। और अम्मा जी को तो पता लग गया तब तक। अच्छा, उनको पता लग गया, और वो बार बार पता नहीं कहाँ फंसा रहे हो आप लोग, ये वाला एटीट्यूड था उनका। क्योंकि वैसे तो हमारे ऊपर ऐसे कोई शक नहीं होते थे। हाँ, लेकिन उन्हें एक थोड़ा हो सकता है सुरक्षा या झूठ बोलना जो किया ना हमने, अच्छा, उसकी वजह से, क्योंकि इस तरह के माहौल में नहीं थे हम कुछ भी बोल सकते थे। तो फिर वो टेलीग्राम जो है हमने डाइनिंग टेबल के ऊपर बड़ा सजा के रख के, उसके ऊपर उनका, हमारे गिलास, सबके गिलास अच्छा अलग तय थे, तो उनका गिलास उसके ऊपर रखा। शाम को 7:30 बजे खाना खा लेते हैं। हम लोग फिल्म देखने चले गए। हमें लगा कि जब तक हम आएंगे वो देख लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ कि जब हम वापस आए तो वो टेलीग्राम वैसे ही था, वो सोने भी चले गए, और ग्लास भी वैसे ही रखी हुई है। अब हमें समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ, क्या है। फिर दूसरे दिन मेरी सिस्टर से नहीं रहा गया, उन्होंने कहा कि भाई बात कर लूंगी। हम नाना बोलते हैं फादर को। जी। नाना, ये क्या देखा आपने वो टेलीग्राम? कहते आप लोग चाहते थे कि मैं देखूं। तो ये कॉन्वर्सेशन पूरी कॉमेडी फिल्म का है। तो हाँ, तब भी कहते अगर इतनी हिम्मत होती तो आप लोग मेरे हाथ में देते। वहां पे टेबल पे रख के उसके ऊपर गिलास रख के जाने का मतलब क्या है? हाँ, देख लिया था, समझ लिया था, मतलब ये क्या है, एक फिल्म इंस्टीट्यूट का क्या चक्कर है, ये कब हुआ, कैसे हुआ, मतलब झूठ बोल रहे थे आप लोग। तो सब कुछ फिर कहानी हमने बता दिया। ठीक है, हो गया। अब क्या है? मान गए वो? कहते कुछ नहीं, कोई माने नहीं। कहते नहीं, तुम ग्रेजुएशन करोगे, उसके बाद तुम करियर ऑप्शन चूज करो। क्योंकि उसके पहले बहस हो चुके थे, तुम डॉक्टर नहीं बनना चाहती, इंजीनियर नहीं बनना चाहते हो। कोई इंजीनियर बनने के तो काबिल भी नहीं थी मैं, डॉक्टर बन सकती थी कि बायोलॉजिकली आई कुड अंडरस्टैंड थिंग्स, यू नो, बट उसमें भी केमिस्ट्री वगैरह आ जाती है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह आते हैं। उस चक्कर में मैं पढ़ना नहीं चाह रही थी। तो फिर दिस इज नॉट ए करियर। तो हमने बोला बट आई गॉट ए सीट। कहते ओके, यू गॉट अ सीट, सो आई एम नॉट टेलिंग यू कांट गो। कहते ये क्या मतलब है, यू डोंट गेट अ सीट जस्ट लाइक दैट। 20,000 स्टूडेंट्स में से 20 स्टूडेंट्स आर पिक्ड अप एंड यू आर नॉट लेटिंग मी गो। कहते ये सब कुछ तुम्हें जाने से पहले सोचना चाहिए था कि बिना ग्रेजुएशन के मैं तुम्हें घर से नहीं निकलने दूंगा। अब फिर दूसरे दिन फिर मैं उनके पीछे पीछे ना चमची की तरह घूम रही थी कि अच्छा आज मान लो, कल मान लो। नहीं, I had to go to college. I had to attend every class. And I have a seat जिसमें लोग पागल हो रहे थे कि सीट मिल गया।
एनीवे आफ्टर 4-5 डेज फिर आर्ग्यूमेंट, फिर मैंने पूरा आर्ग्यू कर लिया, मेरी सिस्टर से आर्ग्यू करी। मेरी सिस्टर ने कहा कि ये क्या मतलब है, आप इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हो, कभी आपने ऐसा नहीं किया। कहते नहीं, सडनली आई एम अफ्रेड कि लोग क्या कहेंगे कि इन्होंने बच्ची को फिल्मों में भेज दिया। तो माय सिस्टर सेड यू नेवर वर अफ्रेड बिफोर, व्हाट इज मेकिंग यू फील दैट दिस इज समथिंग रॉन्ग। कहते नहीं, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कुछ ऐसी चीजें सुनी हुई है, हमने कहा देखी हुई है, सुनी हुई है, तो आई एम नॉट श्योर कि छोटी से मतलब आप लोग प्रोटेक्टेड से एटमॉस्फेयर से पले बड़े हो, पूरे लिबरली पले बड़े हो, तो आगे जाके ये तकलीफ दे सकती है। तो मेरी सिस्टर कहती है मैं अचानक आई डोंट लाइक टू सी यू इन दिस, इस तरह की आप अचानक ऐसे फादर की तरह बिहेव कर रहे हो कि ये क्या मतलब, यू आर नॉट ए फ्रेंड एनी मोर। कहते कुछ भी हो, आई एम नॉट गोइंग टू लेट यू गो। मैंने कहा मैं तो जाऊंगी। कहता अच्छा कैसे जाओगे? कहते नहीं, मैं कॉलेज में हर लड़की से 1-1 रुपए लूंगी, 3000 स्टूडेंट्स हैं, अच्छा, सबसे 3000 मैं कलेक्ट कर लूंगी और मैं उससे चली जाऊंगी। वेरी गुड आइडिया, ट्राई इट, फादर ने कहा। तो ये बात तो कह दिया आपने, ना किसी से बात किया, ना एक से किसी से 1 रुपए लेने का, तो आपने समझाना बनाने के हाँ लिए अपनी तरफ से कुछ ट्राई कर लिया। फिर वही कॉलेज। अब नाउ द डेट इज कमिंग सून, सडनली आई ऑलमोस्ट गिव अप। एंड देन वन इवनिंग ही सेज अच्छा तुम्हें सच्ची जाना है, लेकिन तुम्हें पता है कि कैसे जाना है, कहाँ जाना है, क्या कुछ भी पता है तुम्हें? कहते नहीं वो सब पता कर लूंगी। कहते कब? अच्छा। कहते यहाँ से अगर तुम समझ लो, कहाँ पर है इंस्टीट्यूट? मैंने कहा पुणे में। अच्छा, पुणे जाना हो तो कैसे जाना होता है? आस्ट में जवाब नहीं था हमारे पास। तो उन्होंने कहा मतलब उतना सोचा ही नहीं था अभी तक। हाँ नहीं, पहले तो आप हाँ तो करो इसी में लगे हुए। कहते देखो यहाँ से जाने के लिए ट्रेन लेना होता है, ट्रेन से बॉम्बे से, बिकॉज यूज्ड टू कम टू बॉम्बे सो ऑफन एक्चुअली, पुणे में उतरना होता है और वहां से आपको कुछ ऐसी कोई चीज मिल जाएगी जिसको पकड़ के आपको ये फिल्म इंस्टीट्यूट कहाँ पर है पता करके आपको जाना होता है। ये सब कुछ पता है आपको? मैंने कहा नहीं वो सब कुछ सोच लूंगी। कहते अच्छा इतना पता है कि ट्रेन में जाने के लिए टिकट भी बुक करना होता है? मैंने बोला आप हाँ तो करो फिर कर लेंगे। कहते बेवकूफ, तुम्हें परसों जाना है और तुम अभी तक तुम इंतजार कर रहे हो। कहते दिस इज योर टिकट एंड 3000 rupees he has made as a draft already। कहते बेवकूफ़ी मेरे को नहीं चाहिए वहां जाके कि मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, ये नहीं। यहाँ तक ये बचपना जो है ना अभी सब ठीक है, लेकिन आगे जाके तुम्हें सीरियस होना पड़ेगा। मतलब समझ गए थे जो आपकी लगन थी, जो आपकी वो अलग तरीके से। बिल्कुल, उन्होंने तो अपने किसी को बोल दिया कि भाई जाके टिकट ले आओ। He had his people to do that for him and he got it done। and 3000 का उन्होंने, and then he told me also, he said see I've got certain money put in for your education, उसमें से मैं 3000 रुपए दे रहा हूँ जी, इसमें से जितना भी बाकी है तुम्हारे लिए उतना खर्च करूंगा। अगर उसमें से तुम्हारा काम नहीं बनता है तुमको वापस आके फिर मेरे हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, ये शर्त रखी। ये शर्त। He never talked about marriage. He never even mentioned कि कभी शादी भी करनी है हमें। कहते वो तुम लोगों का प्रॉब्लम है, मेरे क्या लेना देना। जी। एक गाना सुने। आपका खत मिला, आपका शुक्रिया, आपका खत मिला, शुक्रिया शुक्रिया, आपने याद मुझको किया, शुक्रिया 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 शुक्रिया, आपका खत मिला, आपका शुक्रिया, आपने याद
शुक्रिया 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 शुक्रिया। आपके फादर का जो व्यक्तित्व था बिल्कुल एक नारियल की तरह, ऊपर से थोड़ा कड़े थे, थोड़ा आपको लगा, ऊपर से लेकिन अंदर से कितने मुलायम। मैं ज्यादा कुछ कहूँ तो वो बोलते थे ज्यादा बकवास मत करो, लेकिन उनको हंसी आ जाती थी, इसलिए वो खांसी भी आ जाती थी। कोई ऐसी सख्त वाली ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, मजाक करने का शौक था, हमें तंग करने का, और वही किया उन्होंने। एक बार मेरी सिस्टर फर्स्ट आ गई थी, पूरे कॉलेज में, पूरे स्टेट में सेकंड या थर्ड नंबर थी, और उन्होंने बोला तुम्हारा नंबर तो है ही नहीं इसमें, तुम तो फेल हो गई लगता है। अच्छा। तो ये तो मतलब रोके धोके मतलब बुरा हाल हो रहा है, और फिर इनके हाथ पीछे से आगे नहीं आ रहे थे, कहते तेरे आपके हाथ क्यों, मतलब क्या हुआ, पता लगा पीछे मिठाई लेके बैठे हुए। तो इस तरह के आदमी थे। वो आपने बताया ना कि बचपन में वो जैसे कि कॉमेडी वाली फिल्में पसंद करते थे, रोना धोना नहीं, तो उनके ये जीवन में ऐसा कुछ नहीं, वो बिल्कुल हंसी मजाक, ये जिंदादिली वाली जो बात। सेम टाइम आई थिंक ही वाज एन एक्सट्रीमली, बहुत ही तकलीफों से वो बड़े हुए आदमी हैं, लेकिन उन्होंने अपनी तकलीफों को अपने कंधों पे नहीं बिठाया जी, और वो काफी कुछ आप में भी आया उनका। मुझे तकलीफ क्या हुई, क्या तकलीफ हुई मुझे, नहीं, वो उन्होंने बेचारों ने जिंदगी जिस तरह से जिया होगा, जो आपके एक डिमेंटेड फादर थे, उनके मेरे ग्रैंडफादर सुना है डिमेंटेड थे, पागल थे। तो हिज मदर मेड श्योर दैट ही गॉट सम एजुकेशन, चोरी छुपे, और उस गांव में कुछ लोग थे जो इनको बहुत ही प्यार करते थे, उन्होंने छुपा छुपा के इनको पढ़वाया था। और मतलब उन्होंने जो जिंदगी देखी होगी वो हम शायद सोच भी नहीं सकते। हाँ, अप्रिसिएशन बताओ किस तरह की स्टूपिड बातों में आती है। एक बार कॉकरोच आ गया तो आप उछल रहे हो, एक बेड के ऊपर से दूसरे बेड के ऊपर, कॉकरोच कॉकरोच कॉकरोच। तो मेरे फादर ने आके ऐसे उठा के ऐसे फेंक दिया। अच्छा। और एक बार कहीं पे कुछ कुएं में कुछ गिर गया, दाड़ करके जंप मार के उसको निकाल दिया। अच्छा। चोर आया तो चोर के पीछे भाग रहे हैं। अरे हाँ, मतलब एक अच्छा लंबे चौड़े नहीं थे, छोटे से थे, बट ही वाज अ हीरो। आई मीन फ्रैंकली ही वाज अ हीरो, ही डिडंट हैव टू बी a 6 foot 4 inches and you know a broad shouldered man. He was a hero for us and forever he'll be a hero. तो यहाँ पर आपके फादर की जो बातें की आपने, तो एक गाना सुने, फिर इसके बाद हम आपकी बात करेंगे जब आप पहुंची फिल्म इंस्टीट्यूट। जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ये शौखियाँ ये बातपन जो तुझ में है कहीं नहीं, ये शौखियाँ ये बातपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां, मैं तेरी
मैं तेरी आंखों में पा गया तो जहां, ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। जाने मन जब मुस्कुरा के बोल दे, तू मीठे बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे, तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग घोल दे। ओ तनम मैं तेरा आशिक़े जाविदां, ओ तनम मैं तेरा आशिक़े जाविदां, ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान, ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। उजाले उनकी यादों के हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में अपनी यादों का उजाला लेकर विविध भारती के स्टूडियो में हैं जानी मानी अभिनेत्री रामेश्वरी जी। रामेश्वरी जी से बात हुई और ये पता चला कि किस तरह से वो पुणे फिल्म इंडस्ट्री में दाखिल हुई, पहुंची वहाँ। उसके बाद वहाँ के जो कारनामे हुए, वहाँ आपने क्या क्या किया, वो हम जानना चाहेंगे। हमारे श्रोताओं को बताइए कैसे पहुंची, फिर पहुंचने के बाद फिर आगे का सिलसिला ये कैसे? तो बिल्कुल किस्सा बिल्कुल बढ़िया है। ट्रेन में तो बैठ गए थे मैं और मेरी सिस्टर कृष्णा जी और सिस्टर आपके साथ में, हाँ, आप दोनों हम दोनों आ गए। रास्ते में बार बार पुणे स्टेशन कब आने वाला है लोगों से पूछ रहे थे। अच्छा अच्छा। तो महाराष्ट्रन फैमिली थी, उन्होंने बोला पुणे, कहते पुणे नहीं पुना, क्योंकि उस वक्त तक ना ये अंतर ये नहीं पता। इस वक्त आपको हर जगह के मुंबई बन गया तो इमीडिएटली आपको पता लग गया। जी 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 जी। बम्बई से मुंबई हो गया है। हाँ, हाँ, तो सबको पता लग गया। इलाहाबाद का प्रयागराज हुआ कि ये मुझे नहीं पता, बट ये तो पता लग गया। उस टाइम पे इतनी जल्दी पता नहीं लगती पुणे पुना दोनों, तो हम तो पुणे जंक्शन वही समझ के, फिर उन्होंने बोला अरे वही है पुणे पुणे एक ही चीज है, उतर जाओ आप लोग। जैसे ट्रेन तो वहाँ बहुत देर के लिए खड़ी होती है। अच्छा, उतरे, ऑटोस आराम से मिल गए थे, ऑटो पकड़ लिया, फिल्म शूट पहुंच गए और इट वाज ऑलरेडी आई थिंक 9:30 or 10 in the morning। तो इमीडिएटली मुझे अपने इंट्रोडक्शंस टू द फैकल्टी वहाँ जाके रजिस्टर करवाना वगैरह सब चल रहे थे। तो मुझे बहुत ही अजीब लगा जब कोई सीनियर स्टूडेंट्स मेरे पास आए, यार ये वही लड़की है। अच्छा। हिंदी बहुत ही कम आती थी मुझे। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा आई डोंट नो क्या मतलब, कोई परिचय नहीं, कुछ नहीं, वही लड़की, वही लड़की है। हेलो वेलकम, कुछ ऐसे कुछ करके प्लेजेंटली, कोई ऐसे नहीं, बट वो कुछ पहचान रहे मुझे। तो उसके बाद मैं इधर चली गई, फिर मैं आई वेंट इनटू द तनेजा साहब के जो कैबिन है उसमें भी जाके हमें अपने आप को बताना था। तो उन्होंने मुझे सब कुछ, हाँ ठीक है, बहुत ही बढ़िया सी आवाज़ में वो बोलते थे। अच्छा। तो बात होने के बाद फिर उन्होंने कहा था कि तुम ये अशोक कुमार जी को, ऋषिकेश मुखर्जी को जानते हो अच्छी तरह से? मैंने कहा नहीं, मतलब मैं कहाँ से जानूं, मैं साउथ इंडियन हूँ, वो बंगाली हैं और वो बॉम्बे में हैं, बट आई डिडंट गेट इट। लेकिन मुझे समझ में नहीं आई बात। बट एनीवे मैं फिर भी बाहर आ गई। मुझे लगा कि हो सकता है मुझे समझने में कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि जैसे मैंने कहा मुझे हिंदी ठीक तरह से नहीं आती थी, अंग्रेजी भी कोई खास नहीं आती थी। तो बाहर सारे लोग बड़े प्लेजेंट है। फिर उसके बाद मेरी सिस्टर ने कहा कि यू लुक, मैंने कहा नहीं, उन्होंने मुझे जिस तरह से पूछा मैं थोड़ी सी अजीब सी फील कर रही हूँ, पता नहीं क्या हुआ। मेरी दीदी ने कहा चलो लाइब्रेरी में चलते हैं। अच्छा। लाइब्रेरी के अंदर जाते ही दैट लेडी मिसेस फड़के, आई थिंक हर नेम वाज, वो इतनी प्लेजेंटली, अरे तुम्हारा नाम रामेश्वरी है? तो मैंने कहा जी। कहते पता है तुम्हारे बारे में क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? मैंने कहा क्या? वहाँ आई स्टिल रिमेम्बर फिल्म फेयर की मैगजीन, तनुजा जी की कवर थी, उसके अंदर किसी ने, शायद किसी जर्नलिस्ट ने
अशोक कुमार जी से पूछा था कि वर देयर एनी प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स कमिंग इन दिस बैच, तो उन्होंने कहा था कि ये नॉट but I distinctly feel that there is a girl called Rameshwari Taluri which has a lot of promise. This is out of the blue, out of anything. And that's why they were all looking at me. Now I know. क्यों वो लोग मुझे देख रहे थे या कुछ, और वो सवाल क्यों किया गया था? वो सवाल क्यों किया था? आपसे पूछा। फिर मुझे बाद में कभी जब टाइम मिला था तो मैंने उनको बताया था कि फिर उन्होंने नहीं लेकिन किसी और ने मुझे कहा था कि शायद मेरे एडमिशन के लिए प्रॉब्लम हुई थी, बिकॉज इफ आई हैड टू बी एडमिटेड आई वुड हैव बीन द 21st कैंडिडेट, बट दे वर नॉट हैविंग एनी साउथ इंडियन पीपल एट ऑल। एक लड़का सलीम गौस है, तो उन्होंने कहा था कि शायद फैकल्टी ने कहा था कि इस लड़की को तो हिंदी भी नहीं आती, तो अशोक कुमार जी ने एक्चुअली ये कहा था कि we are not making Hindi film actors here. जी. We are making film actors here. So every language has to be brought in for that matter. चलो हिंदी डिक्शन दिखा रहे हैं, अच्छी बात है, सिखा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हिंदी तो नहीं है ना। why should it become, it's a national place. हाँ, केवल हिंदी नहीं, सिर्फ हिंदी नहीं। So she has to be taken, no matter what. ऋषिदा ने और इन्होंने दोनों ने ही बकायदा रिकमेंड ही नहीं किया, दे फोर्स देम दैट यू हैव टू टेक दिस कैंडिडेट, बट उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और दोनों नाम आपके साथ जुड़ गए, तभी से जुड़ गए। ये बात तो जरूर हुआ, बट यू नो लेटर आई केम टू नो दिस प्रॉब्लम्स व्हाट हैपेंड मच लेटर। लेकिन थोड़ा सा पहले 6 महीने मेरे लिए काफी मुश्किल रहे, बहुत मुश्किल थे, काफी नहीं। समहाउ एक कोर्स था फिल्म ओरिएंटेशन, उसमें मैं सबसे अच्छी थी। फिल्म के बारे में मुझे हर चीज बहुत जल्दी पता लग जाती थी, समझ आ जाती थी। व्हाट इज ए क्लोजअप, व्हाट इज ए ट्रॉली, व्हाट इज, व्हाई शुड दिस बी टेकन, व्हाई शुड दिस, वो उनके बताने से पहले मुझे पता होता था। अच्छा। बट बाकी चीजों के लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं था। अच्छी खासी ठीक ठाक गा भी लेती थी, लेकिन वहाँ की सिंगिंग क्लास में तो मैं लास्ट होती थी। अब डांस में तो मैं भागती थी, मुझे बहुत ही अजीब सा लगा। वो गांधीयन मेरा बैकग्राउंड वहाँ मेरे को रोकता था कहीं न कहीं। हाँ, जो परिवार का तो थोड़ा शोइंग ऑफ करना जो है मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता। हाँ, क्योंकि उसी में आप पली बड़ी। Probably showing off in an intelligence was an easier thing to do than showing off your body or showing off your something else, you know? आपकी ब्यूटी को शो ऑफ करना शायद मेरे लिए इतना ये नहीं था। आई थिंक दीज आर द कॉम्प्लेक्सेस। मैं ये नहीं समझती हूँ कि कोई मेरे अंदर की बड़ी खूबियां हैं, मैं समझती हूँ ये खामियां हैं। लेकिन वो खामियां भी खूबियां बनी और लोगों ने उसको पसंद किया। हाँ, पसंद किया है, और अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ वो मौका भी नहीं मिला कि मैं खामियों को भी मैं दूर कर सकूं। ये भी बात है, वो मैं एक मोल्ड में बसी रह गई। उस मोल्ड में लोगों ने मुझे पसंद कर लिया, तो बाकी लोगों ने, किसी ने मुझे सोचा ही नहीं किसी और आगे उससे निकाला ही नहीं। जी। तो फिर इसके बाद वहाँ से आप आई बॉम्बे, और यहाँ आने के बाद आपको जो कुछ समय तो लगा होगा आपको यहाँ। एक्चुअली यहाँ आना मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ आने के बारे में मैं डर गई थी। क्योंकि बम्बई आने से पहले आपके सीनियर स्टूडेंट्स कुछ आते हैं, आपके बाकी कोर्सेज के स्टूडेंट्स, आप सबके साथ हर शाम को तो बैठ जाते हैं वहाँ पर। सबने बोला दिस इज एक्सेप्टेड, ये तो बहुत जरूरी है, इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, ये सब वहाँ जब आप थी तो वो सब बातें होती हम आने से पहले। अब ये बात हो गई तो अब डर लग गया। अब यार ये कैसे, मतलब कैसे झेले, किस तरह का कैसे करे। इसके बीच में जो मेरी क्लासमेट और फ्रेंड जो है आभा धूलिया, उसको बिना किसी को जाने, बिना किसी को पहचाने वो बम्बई आ गई, और उसने राजश्री प्रोडक्शंस में जाके अपना बायोडाटा दे दिया, और उन्होंने इसको रोल भी दे दिया। इट हैपेंड वेरी ऑर्गेनिकली विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदिन नॉट इवन 1 month, विदिन 10 days of our coming to Bombay. Mind you, that needed lot of guts. पर someone, यही कहानियां मेरे साथ उसने भी सुनी। हाँ, लेकिन वो आई और लोग आई, उसने वो जमा लिया, और फिर मैं तो वहाँ चली गई। और वहाँ जाने के बाद फिर मैं मद्रास में गई, वापस टू मीट पीपल। भाई मैं एक्ट्रेस हूँ, मैं इस तरह से मैं काम करना चाहती हूँ, ये सब बताने के। मतलब आपने सोचा हम पहले उधर एक कुछ काम करें। बिल्कुल, मैं तेलुगु फिल्मों में काम करना चाहती थी, और हमेशा आज तक मेरे अंदर एक ख्वाहिश जो है वो तेलुगु फिल्मों में काम। तो इसलिए आप वहाँ गई? इसलिए वहाँ गई। लेकिन वहाँ पर मुझे जो सबसे पहला जो रोल ऑफर हुआ था, जिसका नाम था
डायरेक्टर बहुत बड़े थे, दासन नारायण। अच्छा। लेकिन उन्होंने वो जो फिल्म का टाइटल रखा था, उसका मतलब ये निकलता है कि यूथ बाइट्स। तो ये कुछ हमसे डर गए हम। हमें लगा यार, वो फिल्म बाद में रीना रॉय जी के साथ बनी थी विथ ए डिफरेंट गुड नेम, ऐसा नाम बदल के बनी। अच्छा, लेकिन मगर वो तेलुगु। फिर मेरे जो जान पहचान है, एक केश प्रकाश जी के जो लड़के हैं, तब तक राघवेंद्र राव जी बहुत बड़े डायरेक्टर बन चुके थे जी। राघवेंद्र राव जी ने कहा था, देखो तुम्हारे फादर को मैंने बोला था फिल्म इंडस्ट्री बुरी नहीं है, लेकिन तुम शुरुआत ऐसे टाइटल के साथ करोगे तो मेरे लिए बहुत गड़बड़ हो जाएगा, मैं तुम्हारे बाप को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। अच्छा, फिर मैं क्या करूं? तो उसने भी डांट लगा दी, तुम तो अच्छी खासी हिंदी बोलने लग गई हो, तुम हिंदी में फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करती? क्योंकि यहाँ तुम मद्रास में डोंट थिंक कि तुम अकेली रह सकती हो। ये मद्रास वो शहर उस टाइम पे नहीं था, अब नहीं है। अब मद्रास इज ए वेरी इवॉल्व्ड प्लेस। उस जमाने में ऐसा था कि मद्रास वाज फुल ऑफ लॉट ऑफ एस्पायरिंग एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस। नो एक्टर शुड कम विदाउट ए फादर एंड ए मदर। उन्होंने बांध लिया इस तरह का एक माहौल बना लिया। अब मेरे मदर फादर इस तरह के लोग नहीं है जो मेरे पीछे पीछे घूमते रहेंगे, और मैं खुद नहीं चाहूंगी। आई रेस्पेक्ट हिम टू मच फॉर दिस काइंड ऑफ ए थिंग। तो व्हाट डू आई डू? फिर जाके तिरुपति में बैठ गई आराम से, शाम को दोस्त आ रहे हैं, बकवास हो रही है, मेरे फादर भी कुछ नहीं कह रहे, because he knew that I was scared. Then Abha had written a letter to me. अच्छा। उसने एक खत लिखा था जिसमें ऐसा लग रहा था कि रो रही है इसके अंदर। अच्छा। हाँ, मतलब अकेलापन। हाँ, वो कह रही थी कि मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ, और मैं जिस जगह पे मैं रह रही हूँ, और वहाँ पे वो लैंडलॉर्ड की बेटी जो है, वो शी इज हैविंग एन अफेयर बट इन माय रूम। तो कहती इट्स बिकम वेरी एम्बैरेसिंग फॉर मी कि मैं उठ के मैं बाहर ही घूम रही होती हूँ। तो कहती है कि मेरे को अपने लिए मैं कमरा में पेइंग गेस्ट नहीं रहूंगी, मैं जगह ले रही हूँ, और तुम आ जाओगे तो वी कैन शेयर द प्लेस। उसने अपने आप जगह देखी और फिर मैं पहुंच गई। फिर आप गई? मतलब राघवेंद्र जी ने भी आपको वहां जाने के लिए कहा, और मेरे फादर भी बॉम्बे के बारे में बहुत श्योर थे, बिकॉज ही हैड सीन बॉम्बे, ही हैड सीन द एटमॉस्फेयर ऑफ बॉम्बे। और वाकई ये मेरे लिए बहुत मतलब ओपन होते हुए बहुत सेफ। ऐसा अरे रात को 1-2 बजे हम लोग अकेले घूम रहे होते थे सड़कों पर, ना किसी ने कुछ कहा हमसे, ना किसी ने कोई बदतमीजी की। जी। और अगर बस में बैठे हुए हम रात को 1 बजे कोई लड़के के कंधा लग जाए, अब सिर्फ उसको देखते ही हो तो वो दूसरी तरफ मुड़ के ऐसे साइड पे हो जाता था। वो जमाना था। जी। तो वी फेल्ट सो फ्री, और बहुत बढ़िया जगह थी। बॉम्बे आए, फिर बॉम्बे आने के बाद फ्रैंकली मैं बता रही हूँ, हम एक रास्ते में गुजर रहे हैं, हर दिन उस रास्ते से गुजर रहे थे, और मेरे क्लासमेट जो थे, मेरा हस्बैंड भी मेरा क्लासमेट था। अच्छा, उस समय जी। इन सब ने एक दिन डांट लगा दिया हमको कि आप लोग रात को इतनी देर पे वहां से पैदल होते हुए आते हो, मत आया करो। You know, we were innocent, probably we were ignorant in that atmosphere and we were so blessed. इग्नोरेंस में भी आराम से निकल गए। अभी भी मुझे लगता है कि कहानी किससे जो है, अगर किसी ने आपके साथ फ्लर्ट किया हो, उस फ्लर्टिंग को मैं नहीं एंजॉय कर रही हूँ। सही कह रहे हैं। फ्लर्टिंग की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग बियॉन्ड दैट। मैं बिल्कुल हल्की फुल्की की बात कर रही हूँ उसमें भी। लेकिन आप कहते उस आदमी ने मुझे ये कह दिया, अरे कह दिया, उस वक्त आप बहुत मजे ले रहे थे ये सेंटेंस में कि अरे आपकी आंखों ने मुझे सम्मोहित कर दिया, अरे क्या बात कर, ऐसे करके बात खत्म हो गई। अब इसने ये कह दिया तो इसको मैं अगर उस तरह से ले लूं तो फिर मेरी मजबूरी है, मेरे अंदर कोई प्रॉब्ली कोई कॉम्प्लेक्स है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर ऐसा इसके बाद कुछ आपका भी नहीं जी। तो एक गाना सुने। क्या लिखूं, कैसे लिखूं, लिखने के भी काबिल नहीं, काबिल नहीं। यूं समझ लीजिए कि मैं पत्थर हूँ, मुझमें दिल नहीं, दिल नहीं। क्या लिखूं,
फिर आपको फिल्म मिली? जी, फिल्म भी ऐसे मिली कि जैसे राष्ट्रीय प्रोडक्शंस में जैसे आभा गई थी जी। अच्छा, एक इंसिडेंट मैं आपको बताना चाहती हूँ। हाँ। एक तपस्या नाम की शूटिंग, जी, तपस्या नाम की जो फिल्म है उसकी शूटिंग चल रही थी। उसमें 2-3 चीजें हो गई थी उसमें। एक ये था कि मैं वहाँ पे खड़े हुए और राखी जी आई थी, बिग स्टार। जी जी जी। तो उनके आते ही आभा ने हमें इंट्रोड्यूस किया एंड शी नॉडेड हर हेड वेरी प्लेजेंटली एंड देन शी जस्ट दैट्स इट, बात खत्म हो गई। उसके बाद डायरेक्टर साहब और उनके असिस्टेंट ने कहा था कि ऐसा करो तुम वो फ्रंट बेंच पे बैठ जाओगे। अच्छा। बड़े प्लेजेंटली बोला था उन्होंने। तो मैं जाके बैठ गई। फिर मैं देख रही थी कि कैमरा सामने ही है, मतलब मैं कैमरा के सामने बैठी हुई हूँ। तो बाय द टाइम राखी जी आ गई, मेरे साथ कोई और एक आध भी बैठ गए। राखी जी आ गए। राखी जी ने कहा कि तुम वहाँ क्या कर रहे हो, मुझसे पूछा। मैंने कहा नहीं, अनिल दा ने कहा था मुझे यहाँ बैठने के लिए। कहते उठो उठो, वहाँ से इधर आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास खड़े रहो। अनिल दा को बुलाया। अनिल दा, ये लड़की हीरोइन बनने आई है, एक्स्ट्रा बनने नहीं आई है। व्हाट ए जेस्चर टू डू। जी बिल्कुल। मतलब पहली मुलाकात थी आपकी? अरे पहली मुलाकात क्या, मुलाकात भी ठीक तरह से हुई नहीं है अभी तक। कोई जान पहचान भी नहीं, कुछ भी नहीं। And then she sends me to शक्ति सामंत ऑफिस। जी जी। She says कि वहाँ बालिका बधू की ऑडिशन जैसे चल रही है। अच्छा। तुम जाके मिलो वहाँ। हीरो सेलेक्ट हो गया है, हीरोइन सेलेक्ट नहीं हुई, तुम जाके उनसे मिलो। तो मैं उनसे जाके मिली, लेकिन हीरो सचिन साहब थे, तो उनके सामने मैं लंबी लग रही थी। अच्छा। तो और उस वक्त मैं पतली भी थी, तो ज्यादा लंबी लगती थी। अच्छा। तो एनीवे फिर वो बात हुई। मतलब वो पहली फिल्म बनते बनते रुक गई। जेस्चर फ्रॉम राखी जी। जी। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि ये पुराने, ये जो बड़े जो है ना, कोई भी आदमी बड़ा वैसे ही नहीं बन गया, उनके अच्छे करतूतों की वजह से। और उसके बाद फिर मैं राष्ट्रीय प्रोडक्शंस के ऑफिस में गई थी। वहाँ पे तो मुझे जैसे कहते हैं ना कि घास नहीं डाला। अच्छा। तो उन्होंने कहा था कि अच्छा फिर आप हमारे स्क्रिप्ट डिपार्टमेंट में क्यों नहीं काम करते। अच्छा। मतलब उन्होंने बिल्कुल एक अलग डिपार्टमेंट आपके लिए। तो मैं कुछ पता नहीं क्यों आज तक मैं पछताती हूँ इस बात के बारे में कि मैं क्यों ऑफेंड हुई थी, मैंने क्यों नहीं ऑफर वो लिया था। आई शुड हैव टेकन इट, आई शुड हैव, वही मैं बात कर रही थी आपसे कि आई हैव नॉट गॉन बियॉन्ड जो मैं कर सकती थी। तो एनीवे फिर मैंने कहा नहीं, मैं वापस आ गई। उसके बाद मुझे एक कन्नड़ शॉर्ट फिल्म में काम करने का मौका मिला। अच्छा। तो मैं वो करने के लिए गोवा गई थी, गोवा के आसपास कारवाड़ में गई थी। कारवाड़ में शूटिंग हो गई। शूटिंग होने के बाद बिल्कुल घर चली गई। अच्छा। वहाँ पे खूब खाना वाना खाया अम्मा जी के हाथ के। फिर हम बम्बई आए तो पता लगा कि गुप्ता जी हमें बहुत ढूंढ रहे हैं। गुप्ता जी ऑफ राष्ट्रीय प्रोडक्शंस। अच्छा। तो ये समझ में नहीं आया वो क्यों ढूंढ रहे हैं। हाँ। तो उन्होंने 1-2 बार घर भी आ गए। मैंने कहा क्यों, मतलब पहली बार तो आपने मुझे कुछ भाव ही नहीं दिया। फिर दे सेड नहीं, आप एक काम कीजिए, आप फटाफट आप कल मिलने आ जाइए। मैंने कहा अच्छा इस बार मैं आऊंगी तो मेरे सामने का दरवाजा बिल्कुल खुला होगा, मैं बाहर नहीं बैठने वाली, मैं बेंच के ऊपर नहीं बैठूंगी। इस तरह से मैंने कुछ बड़े शर्तें रखी थी। यू डोंट बिलीव इट, जब मैं गई थी वो शर्तें सारी उन्होंने वो कर दिया। दरवाजा खुला रखा था उन्होंने, राज बाबू के ऑफिस में सीधा मैं एंटर हो गई थी। और उसके बाद फिर आप फिल्मों में एंटर हो गई। उन्होंने मुझे कह दिया था कि जो फिल्म इंस्टीट्यूट की जितने फिल्में थे जी, वो सारे फिल्में उन्होंने देख ली, जिसमें मैं मेरे ख्याल से कोई 6-8 फिल्मों में थी। अच्छा। जिसमें किसी फिल्म में मैं 12 साल की थी, किसी फिल्म में मैं 10 साल की थी, किसी फिल्म में मैं 30 साल की औरत थी। अच्छा। तो हर तरह की उम्र के मैं किरदार में थी। जी। लेकिन वो जो 12 साल की उम्र वाली जो रोल थी, काजल लता नाम की जो फिल्म थी, हाँ, उस फिल्म को सबसे लोगों ने अप्रिशिएट किया था। अच्छा। मेरे लिए। जी। तो फिर उन्होंने कहा था कि देखिए आप मुझे, हमें बहुत अच्छे लगे, बट हमें शायद कुछ टेस्ट वगैरह करने पड़ेंगे और स्क्रीन टेस्ट वगैरह आप ये कह सकते हैं दुनिया को कि आप राष्ट्रीय प्रोडक्शंस के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, इतना ओके हो गया? इतना ओके हो गया, बट व्हाट रोल, हाउ विल गो अबाउट, क्या रहेगा, कैसे, जी ये नहीं पता था अभी। हाँ, देन ही टुक मी टू ताराचंद जी ऑफिस और वहाँ पे बैठे हुए थे द्वारका दिवेचा जी, जिन्होंने शोले का काम किया। जी। अब द्वारका दिवेचा जी और लेक जी, लेक टंडन जी, इनका जो है प्रोफेसर से इनकी शम्मी कपूर, ये सारा एक ग्रुप था। हाँ। जो दिस वाज द
गोल्डन एज ऑफ। हाँ, अब कुछ यादें हैं शम्मी कपूर और लेक टंडन जी, और ये सारी बातें भी आपसे करेंगे, और अभी इस फिल्म की बात भी करेंगे कि फिर आप कैसे आगे बढ़ी। तो एक गाना सुने। तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। तुम्हें याद करते मन है कि जा बसा है अनजान एक नगर में, कुछ खोजता है पागल खोई हुई डगर में। इतने बड़े महल में घबराऊं मैं बेचारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। तुम्हें याद करते बिरहा की इस चिता से तुम ही मुझे निकालो, जो तुम ना सको तो मुझे स्वप्न में बुला लो। मुझे ऐसे मत जलाओ, मेरी प्रीत है तुम्हारी। तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। तुम्हें याद करते उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बांट रही थी जानी मानी अभिनेत्री रामेश्वरी। आपसे बातचीत की अशोक हमराही ने। ये बातचीत अभी खत्म नहीं हुई। इस बातचीत का अगला हिस्सा हम लेकर आएंगे अगले रविवार को उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग महेश वर्मा का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। तो अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। उजाले उनकी यादों के।